नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरराज्यीय संबंध के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने अंतरराज्यीय संबंध ही पढ़ाया है, लेकिन उसको मैंने पूरा नहीं किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो संघवाद है उसको लेकर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें बनाई गई हैं, ताकि राज्यों में भी कभी कोई विवाद ना आए और क्षेत्रों में भी कभी कोई विवाद ना पनपे। इस तरीके के सारे प्रावधान हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। तो सपोज करिए, आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताती हूँ। जैसे कि किसी स्टेट में कोई दस्तावेज है, कोई सरकारी दस्तावेज है, उसको बहुत ज्यादा वरीयता मिली और कहा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या उसको दूसरा स्टेट उस दस्तावेज को मानेगा? तो इसी के बारे में पूरा प्रावधान है कि संसद ये कहता है कि कुछ चीजें ऐसी बनाई गई हैं जिनमें सभी के लिए ये चीजें मायने रखती हैं कि कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर इन चीजों की वैल्यू की जाएगी। मतलब वो जो सरकारी दस्तावेज हैं उनकी साख रखी जाएगी या उन पर पूर्ण विश्वास दिखाया जाएगा। तो लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं, इन सभी में जो संसद कानून बनाती है, जिस तरीके से उन दस्तावेजों के लिए वो वैल्यू देती है, वो सभी इसमें बहुत ज्यादा माने जाएंगे। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का ये अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। कोई भी राज्य, सपोज करिए यूपी एक ऐसा राज्य है, या यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, जो भी है, मतलब जो राज्य हैं, तो वो सारे क्या करेंगे, अपने ही क्षेत्र में जितने भी कानून हैं उनको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी एमपी के लिए कानून बना देगा या एमपी यूपी के लिए कानून बना देगा, महाराष्ट्र चंडीगढ़ के लिए बना दे, किसी अलग स्टेट के लिए, पंजाब के लिए बना दे, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि हर जो क्षेत्र हैं या जो राज्य हैं वो अपने सीमा के अंदर ही सारे नियम और कानून बना सकते हैं। ऐसा संभव है कि जब विवाद इस बात पर आ जाए कि कानून जो दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज स्पेशली, क्योंकि हम न्यायिक प्रक्रिया और दस्तावेज की ही बात कर रहे हैं, तो जो न्यायिक प्रक्रियाओं में जो कानून के लिए जो यूज होते हैं दस्तावेज, उनमें कोई मतभेद ना आए बीच में, राज्यों के बीच में। तो एक राज्य दूसरे राज्य के दस्तावेजों को ये ना कहे कि हम इन दस्तावेजों को नहीं मानेंगे। उसके लिए, ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हमारे संविधान ने एक ऐसा विश्वास, जिसे हम कहेंगे पूर्ण विश्वास और साख, इनको प्रदान किया है। जो भी दस्तावेज हैं, जो चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो उनको सबको वर्णित किया गया है कि इन पर पूरा विश्वास आपको जताना पड़ेगा। तो केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। कहीं का भी कोई भी दस्तावेज हो, अभी जब बात करेंगे किस तरीके के दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होगा, हर स्टेट में और हर जगह पर, हर कानूनी प्रक्रिया में वो चीज मानी जाएगी। ये चीज बात कही गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। बात को समझिएगा, सरकार के विधायी और कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेज में क्या हो सकता है बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा बताइए कमेंट बॉक्स में क्या क्या हो सकता है उन दस्तावेजों में। जैसे कि आधिकारिक कोई पुस्तक हो गई है, जैसे कि रजिस्टर, अथवा किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कार्यों के निर्वहन करते समय कोई दस्तावेज बनाया गया। कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई अधिकारी है जिसने अपने काम को, जब वो काम का निर्वहन कर रहा है उस समय पर उसने कोई रिकॉर्ड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने अपनी पूरी नौकरी के दौरान कुछ दस्तावेजों को बनाया है, तो वो सारे दस्तावेज क्या होंगे, एक सबूत के रूप में मान्य होंगे। वो दस्तावेज हर जगह मान्य होंगे जहां पर संसद इन चीजों को लागू करती है। तो वो दस्तावेजों में क्या होगा, विश्वास और साख पूरी तरीके से उन्हें प्रदान की जाएगी। ऐसे अधिनियम जो होते हैं, इनमें रिकॉर्ड तथा कार्रवाइयां जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में दिखाई जाती हैं या सिद्ध की जाती हैं, उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, वे संसद द्वारा नियम बनाकर ही प्रदान की जाएंगी। सपोज करिए जो दस्तावेज सौंपा गया है या दिखाया गया है, तो उसका जो भी प्रभाव होगा या जो निर्धारण होगा वो संसद के द्वारा ही किया जाएगा। संसद इस तरीके का नियम बनाएगा कि हाँ, इस तरीके के प्रावधान इसमें शामिल हैं। इसका मतलब एक राज्य दूसरे राज्य पर प्रभाव जो है वो संसद के द्वारा ही है। अगर कोई स्टेट, एक ए स्टेट ये है और एक कोई बी स्टेट ये है, तो जो ये संसद है, संसद ये कानून बना सकती है या नियम बनाएगी या उसको प्रभावी बताएगी कि एक राज्य का कानून दूसरे राज्य पर किस तरीके से प्रभावी होगा। कानून का मतलब दस्तावेज, जो दस्तावेज हैं वो किस तरीके से उन पर प्रभावी होंगे या वो मान्य होंगे उस चीज के लिए। बात समझ रहे हैं ना आप? अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है
तो आप एक बार फिर से इसे दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो एक बार जरूर बुक उठाइएगा और उसको पढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिएगा। भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। यहां बात आई है दीवानी न्यायालय की। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे कि दीवानी न्यायालय क्या होते हैं। दीवानी न्यायालय में जैसे होता है किसी पद के लिए, पद के अधिकार के लिए मुकदमे चलते हैं या फिर संपत्ति से संबंधित होते हैं। इस तरीके के मामले कहाँ होते हैं? ये होते हैं दीवानी न्यायालय में। और यहाँ पर जो होता है वो जज होता है, जिसको हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, वो इस मामले की सुनवाई करता है। तो ये जो प्रावधान है ये दीवानी न्यायालय, और जिन परिस्थितियों में दीवानी न्यायालय अंतिम निर्णय इसका प्रभावी होगा, यह केवल दीवानी न्यायालय पर ही लागू होगा, फौजदारी पर नहीं। तो फौजदारी के बारे में भी जानते हैं। फौजदारी में क्या होता है ना, क्रिमिनल केस लड़े जाते हैं, जैसे कि किसी का कत्ल हो गया या बलात्कार हो गया या चोरी हो गई, डकैती हो गई, इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो इसमें ऐसा आते हैं फौजदारी मामले में। तो फौजदारी मामले का जो सुनवाई करता है वो मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू जान लीजिए। कई बार कंफ्यूजन होता है कि फौजदारी मामले क्या होते हैं और दीवानी मामले क्या होते हैं। तो फौजदारी पर इस तरीके का लागू नहीं होगा। अतः किसी राज्य के न्यायालय को दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं है। अब देखते हैं अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य क्या है। देखिए, संबंध हमेशा एक ही चीज से नहीं टिके हुए हैं कि संघ ने सारी सुविधाएं प्रदान कर दी और काम करी। राज्यों को भी कुछ ढील देनी पड़ेगी अपने क्षेत्र के अंदर, और राज्यों को आपस में भी कुछ ढील देनी पड़ेगी अपने क्षेत्रों के अंदर। उन्हीं सारी चीजों को लेकर है कि अंतरराज्यीय व्यापार किस तरीके से हो। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के समागम का वर्णन किया गया है। एक चीज समझिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है 301 आर्टिकल, 302 आर्टिकल, 307 आर्टिकल। आपको मैं ये नहीं कहती आपको सारे आर्टिकल्स पता होंगे, लेकिन ये बात जरूर तय है कि अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप कम से कम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, आपने पता ही नहीं कि कौन से कानून इसमें लागू हैं, कौन से नहीं है, या कौन से आर्टिकल्स कहाँ हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाली है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, आर्टिकल्स को जरूर ध्यान से देख लें एक बार, और एक छोटा सा, बिल्कुल जिसे मैं कहती पतला सा नोट्स बना के रखें मेन आर्टिकल्स के लिए, जिसमें सिर्फ आपने अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल्स लिख रखे होंगे। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार फिर बाद में वीडियोस देखें या बहुत बहुत मोटी मोटी किताबें उठाएं, नहीं पॉसिबल होगा। तो एग्जाम में जाने से पहले आप बेहतर यही होगा कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे अपने साइड में लिख लें। और बाकी जब आप पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा, तो आपको बहुत डिटेल में हर बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी चीज को 4 बार देख लेंगे, आपको आगे से वैसे ही पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो आर्टिकल 301 ये कहता है कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य समागम स्वतंत्र होगा। मतलब कहीं पर भी कोई ट्रेड कर सकता है, कहीं पर भी कोई सामान बेच सकता है, आ सकता है। ये सारी की सारी चीजें उसमें ये बताया गया है कि ये बिल्कुल फ्री होगा। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के मध्य सीमाओं के अवरोध को हटाना। सपोज करिए कोई चीज अगर यूपी से एमपी में जा रही है, उस पर टैक्स लग रहा है या फिर अवरोध हो रहा है किसी चीज का, तो सीमाओं पर अगर अवरोध लगेगा तो राज्य प्रगति नहीं करेंगे। और अगर राज्य प्रगति नहीं करेंगे तो क्या होगा? देश प्रगति नहीं करेगा। हर चीज का एक छोटे से अगर आप समाधान सोचिए, लोग कहते हैं किसानों को सबसे ज्यादा निचले वैल्यू पे देखा जाता है, लेकिन जिसे हम अन्नदाता के नाम से जानते हैं, अगर किसान प्रॉपर अपना काम नहीं करेंगे तो जितनी भी हम खाद्य पदार्थों की पूर्ति करते हैं वो कहां से होगी। तो हमें क्या है, रूट को पकड़ना है, और सबसे ज्यादा बढ़ाना हमें रूट को ही होता है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर, हमारी आज भी बहुत बड़ी आबादी कृषि पर ही आधारित है, अगर हम वो पूरी आबादी को, कृषि से लोग भागना चाहते हैं, कृषि में लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता काम करने का, उसके पीछे रीजंस है ना बहुत सारे, क्योंकि उन्हें वो उतना पूरा प्रोडक्शन या चीजें या उन्हें उतना वो पैसा नहीं मिल रहा है। यही एक बड़ा कारण होता है। तो कहा गया कि अगर ये हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए तो पूरे एक इकाई के रूप में अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या होगा, देश की उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। यह स्वतंत्र अंतरराज्य ही नहीं बल्कि राज्यों के भीतर भी किसी तरीके के प्रतिबंध ना लगाए जाएं, उसको भी ये बढ़ावा देता है। अगर राज्य अपनी सीमा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो वो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन माना जाएगा। किसका? आर्टिकल 301 का ये क्या होगा, उल्लंघन माना जाएगा। मतलब उसको आप नहीं मान रहे, इस तरीके का प्रावधान माना जाएगा। संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य या राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य समागम पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन राज्यों में विभेद नहीं कर सकती है। प्रतिबंध देखिए कैसे लगा सकती है। कोई राज्य किसी चीज के लिए बहुत, जहां पर उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है,
तो दूसरे राज्य के लिए वो कुछ प्रावधान या प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ये राज्यों में विभेद नहीं करेगी कि एक राज्य के लिए ऐसा कर दिया और दूसरे राज्य के लिए वो नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही कोई विधानसभा में भी किसी राज्य के अंदर अगर वाणिज्य व्यापार या समागम पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो लगा सकती है, लेकिन इस तरीके का कोई भी विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना वहां पर पेश नहीं किया जाएगा और राज्य भी किसी तरीके का विभेद नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, संसद भी विभेद नहीं कर सकती, राज्य भी विभेद नहीं कर सकता। पर राज्यों के साथ एक और फैक्टर है कि राज्य अगर इस तरीके का कोई भी प्रावधान करते हैं तो संसद में उन्हें जब राज्यों में इस तरीके का बिल आएगा, कोई विधेयक अगर आता है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। समझ गए ना इस चीज को। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जरूर वीडियो को सुने और लास्ट तक जरूर देखें। भारतीय संविधान क्षेत्रीय के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है। जो भारतीय संविधान है उसमें क्षेत्रीयता को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनका जो गठन है वो मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच अच्छे से काम हो सके, इस और संस्कृति हमारी प्रॉपर तरीके से विकसित हो सके, इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसे हम कहते हैं स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। आपने जाना 1956 जो एक्ट है उसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया और इसने क्या किया, इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया। कैसे? इनको यह अधिकार दिया गया और इनको यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक जो योजनाएं हैं उनके क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े मुद्दे के मामले पर विचार विमर्श करें और अपनी सिफारिशें दें। जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई, इनमें कहा गया जिस तरीके से बनाई गई परिषदें और उनमें हर चीज का मैंने बताया ना, एक यही उद्देश्य है कि उनके बारे में अंदर तक क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को सामने देखा जाए और उन्हें कम किया जाए। तो मामले एवं विचार विमर्श करें, अपनी सिफारिशें देंगी और ये क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, सामाजिक आयोजनों, अंतरराज्यीय परिवहन जैसे जिसके साझा हित हो, इन मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार जो है उनको क्या देंगी, सलाह देंगी, उनको ये सलाह देंगी। क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र बनाते समय ये ध्यान रखे जाने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि देश का प्राकृतिक विभाजन, समझ रहे ना, जो प्राकृतिक विभाजन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। नदी तंत्र तथा संचार के साधन, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा कानून और व्यवस्था, इन सारी चीजों को जब हम परिषद का गठन करते हैं तो उस पर ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर हो सकेगा तो मैं उसे अवश्य बताऊंगी। अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं, इन प्रत्येक परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। ये हर परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। यहां से क्वेश्चन जरूर उठते हैं और अक्सर कर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे आंसर के लिए बहुत ज्यादा मारामारी हो जाती है, क्योंकि कई बार ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं बच्चे यहाँ से छोड़ देते हैं या फिर हल्का फुल्का पढ़ लिया और निकल गए। तो उन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके उपाध्यक्ष कौन कौन होते हैं, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए जाने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, समझिएगा कौन, राज्यों के मुख्यमंत्री। क्रमानुसार एक साल के लिए एक मुख्यमंत्री बनेगा उपाध्यक्ष, फिर दूसरी साल के लिए दूसरा, रोटेशन के आधार पर ये चीजें चलती रहती हैं। मतलब हर राज्य के मुख्यमंत्री को एक बार ऐसा मौका मिलेगा कि वो उपाध्यक्ष बनेगा, किसका, क्षेत्रीय परिषद का। सदस्य इसके कौन कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 अन्य सदस्य। देखिए कौन कौन है, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, एक तो मुख्यमंत्री हो गया और राज्यपाल के द्वारा तथा नामित 2 अन्य और मंत्री होंगे जो परिषद में शामिल किए जाएंगे और उसमें संघ और क्षेत्रों के भी 2 सदस्य होंगे। सलाहकार कौन कौन होंगे, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों में एक योजना आयोग द्वारा एक मनोनीत व्यक्ति होगा। आपको समझ में आ रहा है, मनोनीत व्यक्ति होगा। क्षेत्र में शामिल किए गए प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिवों के अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा लिंक जो है मैंने दिया हुआ है वीडियो के अंत में, आप देखिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएगा। आप एक बार मुझे सुनने के बाद जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगर हम बात करें जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके बारे में,
तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जो भाग 3 है उसके अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य में जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर इनको नहीं अप्लाई किया गया है। दूसरा नियम है वो देखते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय और नागालैंड, यहाँ पर आंचलिक परिषदें शामिल नहीं, इनको हम आंचलिक परिषदें भी कहते हैं। तो आंचलिक परिषदें यहाँ पर इसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया है और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा ही इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसंबर 2002 में अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में से शामिल किया गया है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। इस बात के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं। मैं ये नहीं कहती आपको सारी की सारी चीजें याद होंगी, लेकिन आप जब इन्हें जोनल वाइज डिवाइड कर लेंगे और अपने मैप में देखेंगे तो आपको एक बार में ये चीजें सारी याद हो जाएंगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आप देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य इसमें शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम बात करें इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य इसमें शामिल हैं। और अगर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदों की तो इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव, दादरा नगर हवेली भी इसमें शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम बात करें इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी भी शामिल है। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें समेटने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।